एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वो प्यारी सी टीम जो हर बार की तरह वापस आई है, वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी रीलिंग पृथ्वी के लिए एक लेटर भेजता है और उसी का वेट कर रहा था। जब उसके डोर पे विंग मिलता है और विंग उसे मिसअंडरस्टैंड करके कि वो किसी और का वेट कर रहा है, जेलसी में उसे कुछ ऐसा बोल देता है जिससे वांग जी थोड़ा नाराज हो जाता है या हर्ट हो जाता है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। वांग जी अभी भी अपने लोटस पोजीशन में शांति से बैठा हुआ था। उसे अब ज़्यादा विंग को देख के रिएक्शन नहीं देना है, मन में वो ये सोचा। लेकिन विंग उसे बड़े आराम से उसके सामने बैठ के उसे जैसे ही घूर रहा है, निहार रहा है, कोशिश कर रहा है वांग जी की इस ब्यूटी को अपने दिमाग में मेमोराइज करने की। सचमुच में ये वांग जी कितना ब्यूटीफुल है। ये आँखें, ये उसकी पॉइंटी नोज और ये लिप्स जो देखने में विंग को इतने अट्रैक्टिव लग रहा है कि उसका मन कर रहा है कि उसे एक बार टच करे। विंग यही सोच के कब अपनी सोच में गुम वांग जी के फेस के पास अपना हाथ लेके आता है और बड़े प्यार से वांग जी के फेस को टच कर देता है। वो वांग जी की ब्यूटी में इतनी बुरी तरह से गुम हो गया था कि उसे होश भी नहीं रहा कि कब वो देखते देखते अपना हाथ वांग जी के फेस तक ले आया। लेकिन जैसे ही वांग जी को विंग के अपने फेस पे विंग का टच महसूस होता है तो शॉक में आंख खोल लेता है और तुरंत स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है। वहीं विंग जैसे ही वांग जी एकदम से उससे हट के खड़ा हुआ तो वो भी अपने होश में आता है और सामने खड़ा हो जाता है। और अब स्माइल करते हुए विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या बात है, तुम तो मेडिटेशन कर रहे थे। मैंने सुना है मेडिटेशन करते समय आसपास में क्या हो रहा है बिल्कुल पता नहीं चलता, तो तुम्हें कैसे पता चला? या तुम नाटक कर रहे थे आंख बंद करके? वांग जी आप ज़्यादा रिएक्ट ना करके बस इतना ही बोलता है, आप मेरे मालिक हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेडिटेशन से काफ़ी टाइम पहले हट गया था, अब मैं सोने जाता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी जैसे विंग को टोंट मारा है, वो मालिक वर्ड इस वजह से बोला है क्योंकि विंग ने उसे याद दिलाई थी कि वो उसे खरीद के लाया है, इसलिए वो उसे ऐसा बोल रहा है, ऐसा जता रहा है जैसे वो उसका एक तरह से स्लेव है और हर चीज़ उसे बताना चाहिए, तो इसलिए बता रहा है। विंग को अचानक से मालिक सुन के मन में हर्ट होता है, इसलिए वो वांग जी का तुरंत हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जो विंग को पेट दिखा के जा रहा था वो अचानक से जब अपने हाथ को ऐसे पकड़े हुए देखता है तो पीछे मुड़ता है, जिससे विंग अब उसके बिल्कुल पास आता है और बड़े प्यार से अपने उसके सामने अपने दोनों कान पकड़ लेता है, जिसे वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। अभी छोटे बच्चों की तरह कान पकड़ के, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया जो तुमसे इतनी गलत बात कही। मैं क्या करूँ लंजा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जब गुस्सा हो जाता हूँ तो मेरे दिमाग मेरे ऊपर कोई काबू नहीं रहता और मैं ऐसी उटपटी हरकतें कर देता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था और मुझे प्लीज़ मेरी पहली गलती मान के माफ़ कर दो। वांग जी को इतने प्यार से विंग बना रहा है, वहीं विंग की इस क्यूट सी हरकत करते देखे वांग जी के मन में बहुत गुस्सा था, नफरत थी। अचानक से एकदम से जैसे वो कहीं गुम हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा सा तो नखरा करते हुए विंग से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मालिक को मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अब वांग जी की इस मालिक वाली बात पे अचानक से विंग वांग जी को पीछे से बैक हक कर लेता है, जिससे वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अब विंग पीछे से बैक हक करके उसे बोलने लगता है, प्लीज़ लंजा, मैं जानता हूँ मैंने गलत बोला, मालिक मैं नहीं बल्कि तुम हो मेरे, देखो ना मैंने तुम्हें हर्ट किया तो तुम मुझे पनिशमेंट कर सकते हो, आज से तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम चाहोगे तो आज मैं नीचे सो जाऊँगा, तुम्हारे साथ बेड पे सोने के लिए जिद भी नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत हो, प्लीज़ रंजा, तुम्हें अच्छे से पता है ना तुम्हारे शान का तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। बचपन में भी जब तुम मुझसे गुस्सा होते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था और अब तो मुझे और ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं इतने दिन बाद आया और तुम मुझसे ऐसे नाराज़ हो गए। लंजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्यार से विंग गले लगा के वांग जी के बार बार नेक के पास अपनी गर्दन को हिला हिला के उसे ऐसे बातें कर रहा है जिससे वांग जी की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है, उसे बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए वो तुरंत बोलता है, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब वांग जी जो विंग की इस बार बार उसे हक करना, अपनी उसकी गर्दन को उस के पास विंग की ऐसे सर को हिलाते हुए एक अजीब सी जो उसे गुदगुदी एक अजीब सी फीलिंग हो रही है,
उसे वो जल्दी से विंग से वांग जी से दूर होता है और बोलता है ठीक है कर दिया मैंने माफ, आप मुझे हक करना बंद करो। जिसे विंग अब तुरंत वांग जी से अलग होता है और उसे सीधा करता है, उसके फेस की तरफ देखता है और बोलता है सच्ची? हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया, और प्लीज़ अब ये मालिक और सर्वेंट वाली बात कभी दोबारा मत करना, ना ही मुझे आपका मालिक बनना है। और ये बात बोलने के बाद वांग जी अब विंग से थोड़ा दूर होके आगे की तरफ जा ही रहा था जब विंग एकदम से वांग जी के पास आता है अब बोलता है वैसे लंजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। अब इसी पहले तो मैं इतने दिन बाद तुमसे मिल रहा था, इस बारे भी वो लेके आया था, लेकिन अब मेरी माफ़ी समझ के उसे ज़रूर एक्सेप्ट कर लो। और ये कहने के बाद विंग अपने पास से जब वो इस रूम में आया था तो डोर के पास उसने एक जो बैग रख दिया था उसे उठा के वांग जी के पास लाता है, जिसे वांग जी उस तरफ गौर से देखने लगता है। ये कपड़े का एक थैला सा है जिसमें कुछ हानफू है, जिसे देखकर वांग जी एकदम से विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा है, क्योंकि इस हानफू को वांग जी पहचान गया। ये पुरानी वाली तरह वाइट कलर के हानफू हैं, जैसे लैन क्लैन के होते थे, यानी जिनकी आगे की स्लीव थोड़ी बड़ी सी होती थी, प्योर वाइट कलर के, जो कि वांग जी ने काफ़ी समय से नहीं पहने। अधिकतर अब वो लाइट ब्लू कलर के तो बिल्कुल नॉर्मल कपड़े के होते थे, लेकिन ये तो सिल्क के जैसे पुराने एक तरह से वो हानफू पहनता था लैन क्लैन के लोग जैसे पहना करते थे, रॉयल हानफू जैसे हानफू है, जिसे देख के वांग जी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं, जिसे विंग अब स्माइल करते बोलता है हाँ लंजा, ये लैन क्लैन वाले ही हानफू हैं। मैं जानता हूँ तुम सबके सामने अपना नाम यानी अपने क्लैन का नेम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये हानफू पहन सकते हो। लोगों को शायद याद भी नहीं होगा ये लैन क्लैन वाले ही हानफू हैं, और आजकल तो सब लोग एक दूसरे के क्लैन के हानफू पहन ही लेते हैं, तुम इन्हें पहनो, मुझे अच्छा लगेगा। वहीं वांग जी की आंखों में तो जैसे बहुत सारे इमोशंस आ गए हैं। दोबारा से अपने वाइट हानफू पहनना, दोबारा से इन हानफू को देखकर अपनी पुरानी यादें आ गई हैं। अब वांग जी इमोशनल होके अपनी इमोशन भरी आंखों के साथ विंग की तरफ देखता है। इन आंखों में हल्के से आंसू आ गए हैं। ये देख के विंग आगे आके अपने दोनों हाथों से वांग जी का फेस पकड़ लेता है और प्यार से अंगूठे से वो आंसू पूछते हुए कहता ओहो लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे लगा था तुम खुश होगे, लेकिन तुम ऐसे रोने लगोगे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। प्लीज़ रंजा तुम रो मत, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन में भी तुम रोते हुए कैसे लगते थे ना, एकदम सड़े टमाटर की तरह, नाक लाल काल लाल। अब बड़े होकर भी सड़े टमाटर बनना है क्या? वांग जी को अच्छे से याद है जब वो बचपन में रोता था तो विंग उसे सड़े टमाटर कह के जोर जोर से हंसने लगता था, क्योंकि वांग जी का फेस क्योंकि वो एकदम फेयर था, और जब वो रोता था तो उसकी नाक आँख गाल सब लाल हो जाते थे, जिससे वो एकदम टमाटर की तरह लगता था। वो गोल बचपन में चबी चबी सा था तो उसका फेस भी बिल्कुल गोल था, जिसे विंग उसे सड़ा टमाटर करके चिढ़ाने लगता था, जिससे से वांग जी को वो बातें याद आ जाती है और चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। अब विंग एकदम से वांग जी के आंसू को पूछ के प्यार से बोलता है लंजा, तुम जो भी चीज़ भूल चुके हो अब उन चीज़ों को याद करना शुरू कर दो। अब हम दोबारा से तुम्हारे लैन क्लैन के वापस लाएंगे, और हाँ शुरुआत हम इन हानफू से करेंगे। मैं जानता हूँ मजबूरी के कारण तुम अपना नाम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक लैन क्लैन मेंबर हो, और लैन क्लैन के मेंबर की तरह तुम्हें लैन क्लैन के हानफू पहनने चाहिए, और कल से तुम ये हानफू पहनोगे। जिस बात से वांग जी अपनी गर्दन को हाँ में नोट करता है और खुशी से उन हानफू को अपने गले से लगा के वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जैसे वो अपना फेस क्लीन करना चाहता है। हाँ वो इन कपड़ों को अभी तो नहीं पहनेगा क्योंकि अभी तो सोने का टाइम है, लेकिन हाँ वो इन कपड़ों को जैसे अभी अपने से दूर भी नहीं करना चाहता, इसलिए अपने साथ ही ले जा रहा है। वहीं विंग को अच्छा लगा कि लंजा ने उसके गिफ्ट को इतने प्यार से अपने सीने से लगा रखा है। उसे खुशी है कि कहीं ना कहीं वो वांग जी को उसके क्लैन वाली कुछ चीज़ें तो दे सकता है। हाँ वो उसका नाम नहीं यूज़ करवा सकता क्योंकि वो मैडम यू के वादे से बना हुआ है, पर मैडम यू ने वांग जी वाइट हानफू नहीं पहन सकता ये नहीं बोला, और वो वांग जी को वाइट हानफू में देखना चाहता है। उसे अपना पुराना बचपन वाला लंजा याद है, और वो हानफू में कितना सुंदर लगता था वो भी याद है। विंग यही सोचता है। थोड़ी देर में जब वांग जी वापस आता है तो देखता है कि विंग शायद बहुत थक गया था, बहुत दूर से आया था, इसलिए वो बिना कपड़े बदले बस अपने हाथ ऐसे ही बेड पे सो गया, जिसे वांग जी अब विंग को अच्छे से
से लिटा के उसे कपड़ों से मतलब जो चादर होती है उसे अच्छे से कवर करता है और विंग के पास में ही लेट जाता है। ये दोनों अब इतने अनकंफर्टेबल नहीं है शायद एक दूसरे के साथ एक बेड पे सोने के लिए, या विंग के बेड पे सोने की वांग जी को आदत हो गई है। यही कारण है कि आज वो नीचे नहीं बिछा पाता अपना बिस्तर, बल्कि वो भी वहीं सो जाता है। सुबह सुबह उगते हुए सूरज की किरणें जब इस रूम में आती हैं विंडो के थ्रू, तब धीरे धीरे वांग जी अपनी आंखें खोलता है। अधिकतर वांग जी सूरज के होने से पहले ही उठ जाता था, लेकिन आज शायद वो थक गया था या क्या कारण था कि वो अभी तक उठ नहीं पाया। जब वो अपनी आंखें सही से खोलता है तो देखता है कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा, क्योंकि विंग ने उसे जैसे एक ऑक्टोपस पकड़ लेता है ना अपने शिकार को, ऐसे पकड़ा हुआ है अपने हाथ और पैर से। उसका असर इस समय वांग जी के शोल्डर पे है और उसके हाथ और पैर बिल्कुल वांग जी के ऊपर है। उसने वांग जी को ऐसे जकड़ा हुआ है जैसे एक ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़ लेता है। अब वांग जी जोर जोर से अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग की पकड़ से वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा है। वो अब गुस्से में विंग की तरफ देखता है तो देखता है विंग तो छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल वांग जी से चिपटा हुआ सो रहा है। उसे चादर कहीं दूर पड़ी है और विंग बिल्कुल वांग जी के ऊपर सो रहा है। अब वांग जी विंग को शानगा करके जोर जोर से गुस्से में हिलाता है, लेकिन विंग बिल्कुल भी उठता नहीं, बल्कि करके दोबारा से जोर कस के पकड़ लेता है। अब वांग जी गुस्से में होता है, शेमलेस का मुझे छोड़ो, मुझे उठना है, प्लीज मुझे छोड़ो। जिससे गुस्से में वांग जी अब चीखते हुए बोलता है, जिसे विंग एकदम से आँख खोल के देता है और बोलता है, क्या बोला तुमने मुझे? हाँ, आप शेमलेस हो, इसलिए आज से मैं आपको शेमलेस गागा बोलूंगा। आप बिल्कुल भी सुनते नहीं हो मेरी बात। मैं कितनी देर से आपसे बोल रहा था मुझे छोड़ो, पर आप मुझे छोड़ते ही नहीं। छोड़ो मुझे। अभी गुस्से में मतलब वांग जी की तरफ देखते हुए वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है, जिसे विंग एकदम से विंग अब वांग जी की तरफ देखे और कनिंग से स्माइल करते बोलता है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे शेमलेस बोला ना, अब तो बिल्कुल भी तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये बोले कर विंग वांग जी के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और वांग जी घूर घूर के देखने लगता है। वही वांग जी विंग को ये रिएक्शन करता देख के एकदम से डर जाता है, क्योंकि विंग ने वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथों से लॉक कर रखा है और बिल्कुल उसके ऊपर है। अब वांग जी के चेहरे पे हल्का सा डर से और घबराहट सी आ जाती है और गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो एकदम से घबरा जाता है, ये आप क्या कर रहे हो गगा? छोड़ो मुझे, हटो मेरे ऊपर से। तुमने मुझे अभी क्या बोला? शेमलेस। तो बल्कि तो थोड़ी सी शेमलेस वाली हरकत कर रहे थे हम। अब मॉर्निंग में इतनी ब्यूटीफुल इतनी अट्रैक्टिव फेस को मैंने देखा है तो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या एक बार मैं तुम्हें किस करूं? अब अचानक से विंग की ये बात सुन के वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से किस साइड देखता है और बोलता है, क्या बोल रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप मेल और मैं भी मेल हूँ। हम दोनों ये नहीं कर सकते। अगर मैं मेल ना होके फीमेल होता या तुम मेल ना होके फीमेल होते तब मैं ऐसा कर सकता था। इस बात पे वांग जी अब कुछ बोल नहीं पाता। वो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए अपने आप को विंग के पकड़ से छोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे विंग को वांग जी की इसके कुछ आंसर ना देने के चक्कर में अपने ऊपर बहुत जोर से हंसी आने लगती है और जोर से वांग जी के साइड में लेट के अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है और बोलता है, तुमने इमेजिन किया, तुमने सोचा कि तुम फीमेल या मैं फीमेल होता तो क्या होता? ओ लंजा, तुम कितने क्यूट हो। तुम सचमुच में सोच रहे थे कि मैं तुम्हें किस करता? इस बात पे वांग जी एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, आप शेमलेस गगाओ। और ये बोलने के बाद वहाँ से उठ के वो भाग जाता है वॉशरूम की तरफ। वहीं विंग को वांग जी की इस रिएक्शन पे बहुत हंसी आती है। उसे ये प्यारा सा क्यूट सा लंजा परेशान करता हुआ गाल फुलाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को इस तरीके से हमेशा टीज करना, परेशान करना, उसको ये सब करना विंग को बहुत पसंद है। विंग के लिए तो जैसे ये उसकी परफेक्ट मॉर्निंग है। उसकी मॉर्निंग में उसे प्यारे से लंजा को परेशान करने का मौका मिला, उसका क्यूट सा फेस देखने को मिला। और क्या चाहिए? विंग खुशी और एक्साइटमेंट में अब अपने बेड से उठता है। वहीं वांग जी भी अब फ्रेश होके अच्छे से नहा धो के बाथरूम से बाहर आता है। वही वाइट कलर के हानफू में, उन्हीं हानफू को जो विंग ने उसे गिफ्ट किया है। उन हानफू में जब विंग वांग जी को देखता है तो उसके चेहरे पे और ज़्यादा खुशी हो जाती है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है लंजा इन हनफू में, एकदम पहली वाली तरह प्रिंस लग रहा है।
जैसा वो हमेशा से लगता था। सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु जो वो है, विंग वांग जी को बहुत गौर से, बहुत प्यार से देख रहा है। वहीं विंग को इस तरीके से खुद को मतलब देखता देख वांग जी के चेहरे पे हल्का सा ब्लश आ जाता है, जिससे वो और ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वांग जी के बिल्कुल पास आके विंग खड़ा हो जाता है और फिर प्यार से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो लंजा तुम, बिल्कुल बचपन वाली तरह। सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु लग रहे हो, बस कमी है तो उस फॉरहेड रिबन की, जिस चीज़ से वांग जी को भी अचानक से याद आता है। हाँ, उसका फॉरहेड रिबन अभी भी उसके माथे पे नहीं है, क्योंकि उसे बांधने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो सबको उसका बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वो भी अपनी नज़र थोड़ी सी नीचे कर लेता है। लेकिन विंग को वांग जी का ऐसे नज़र नीचे करके, मुंह नीचे करके खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब वो प्यारे प्यार से वांग जी के फेस को अपने हाथ से ऊपर रखता है। वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलते हैं, मैं वादा करता हूँ लंजा, एक दिन मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने तुम्हारे माथे पे वो फॉरहेड रिबन ज़रूर बंधाऊंगा। तुम देखना, मैं सबके सामने तुम्हें पहले की तरह तुम्हारे इस गुसु की पहचान के साथ, उस लैंडक्लैन के फॉरहेड रिबन के साथ सबके सामने इंट्रोडक्शन दूंगा। तुम फिक्र मत करो लंजा, एक दिन तुम पहले की तरह उस फॉरहेड रिबन के को अपने माथे पे बांधोगे, जैसे तुम बचपन में बांधा करते थे, जैसे हर लैंड क्लैन मेंबर बांधा करता है था। जिस बात से वांग जी को मन में एक अजीब सी सेंसेशन होती है। हाँ, वो भी ये चाहता है, वो सबके सामने अपनी पहचान के साथ आना चाहता है। वो सबके सामने पहले की तरह गुसु का मेंबर बनना चाहता है, उस गुसु का जो एक टाइम पे इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लैन था, सबसे ज़्यादा नामी क्लैन था, अपने राइटफुल नेचर के कारण, अपनी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से डेवलपमेंट के कारण। लेकिन अब वो नाम कहीं गायब है, कोई कल्टीवेशन वर्ल्ड में गुसु बचा ही नहीं। गुसु के लोग मर चुके हैं, गुसु पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लोगों को यही पता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वांग जी जिंदा है और वो अपनी इस पहचान के साथ अपनी गुसु को वापस लाना चाहता है। वो दोबारा से सबके बीच में, सबके सामने लैंड क्लैन मेंबर है, वो ये चीज़ महसूस करना चाहता है। शायद समय लगेगा, लेकिन वो भी ऐसा करेगा। वो भी यही चीज़ करने की वजह से कल्टीवेशन सीख रहा है। वो यही सोच के उन चीज़ों को याद करके अपने चेहरे पे स्माइल करते हुए अपने शनगा की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ गगा, हम ऐसा ज़रूर करेंगे और मैं भी आपके साथ ये सब करना चाहता हूँ। जिससे विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है और बोलते हैं, तो जल्दी से तैयार होके ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचो। आज सिर्फ अंकल नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिसी से वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और विंग की तरफ देखता है, क्या? हाँ, कल रात मैं अंकल से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके आया था। तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, मुझे पता चला। तुम बहुत जल्दी तलवारबाजी भी सीख गए हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ नया सिखाने की बारी है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, यानी जंग्स क्लैन में हूँ, तब तक मैं अंकल के साथ रोज़ तुम्हें ट्रेनिंग दिया करूँगा। तो एक तरीके से तुम्हारे पास अब एक नहीं 2 टीचर होंगे। जिस बात पे विंग के चेहरे पे जितनी खुशी और एक्साइटमेंट है, ये बात बोलते हुए वो देख के वांग जी को मन में खुशी होती है और वो अपनी गर्दन करते हुए हिला के अग्री करता हुआ बाहर चला जाता है। विंग को तैयार होके फ्रेश होने के लिए छोड़ के वहीं विंग भी अब वांग जी के बाद अच्छे से फ्रेश होके अपने जंग्स क्लैन वाले उसके डार्क पर्पल कलर के हनफो है उन्हें पहन के वापस बाहर आता है। तो देखता है सब लोग ब्रेकफास्ट पे उसका वेट कर रहे हैं। टेबल पे यानली और जंचा वांग जी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। वो इस वाइट हनफू में कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये हनफू उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वही मैडम यू बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इनकी बातों पे, इसे इन्हें डांट के ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल देती है। सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग अब सबको ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के लिए बोलता है। सब में मतलब जंचा और वांग जी को। वांग जी आज जंचा के साथ मेन जो जंग्स क्लैन का मेन डिसिप्लिन वाला ये एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पहुँचता है। तो देखते हैं आज ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं। इन शॉर्ट जंग डिसिप्लिन या सोल्जर्स जो है वो है जिन्हें विंग ट्रेन कर रहा है। विंग बीच में खड़े होकर उनको ट्रेनिंग दे रहा है और सब लोग विंग से सीख रहे हैं। वांग जी को महसूस होता है कि विंग के पास बहुत नॉलेज है कल्टीवेशन की।
इतना ही नहीं, वांग विंग जिस तरीके से बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से तलवारबाजी कर रहा है और एक एक करके उन्हें हरा रहा है, ये देखकर भी वांग जी बहुत ज़्यादा विंग से इम्प्रेस होता है। सचमुच में उनके शैनका की तलवारबाजी का कोई तोड़ नहीं है। इतना अच्छे से उसके शैनका तलवार को मूव कर रहे हैं कि वांग जी तो 1 मिनट के लिए जैसे विंग के तलवारबाजी में गुम ही हो गया है। अब जंचा और वांग जी को तलवारबाजी करने के लिए ऑर्डर देता है विंग। जब विंग और मतलब ऑर्डर दे रहा है तो वांग जी थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जंचा बहुत टाइम से कल्टीवेशन सीख रहा है और विंग को भी पता है कि वांग जी नया है, तो वो जंचा को इशारे में थोड़ा नॉर्मल ही अटैक करने के लिए बोलता है। दोनों जब ट्रेनिंग करते हैं तो विंग वांग जी की मूव्स और तलवारबाजी देख के इम्प्रेस होता है, क्योंकि जंचा को शुरुआत में उसी ने इशारे में थोड़ा सा लाइटली लड़ने के लिए कहा था, लेकिन बाद में जब जंचा हारे ही जा रहा था तो वो पूरे अग्रेसिव मोड पे आ गया था, जिसे विंग पहचानता है। जंचा भी वांग जी की टैलेंट को देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो जानता है कि वो वांग जी को 1 मिनट में हरा सकता है, लेकिन जिस तरीके से वांग जी एफर्ट डाल रहा है, हर चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है, उसे देख के जंचा भी से वांग जी की बहुत तारीफ करता है। बाद में ये तीनों लोग बैठे हुए उस ट्रेनिंग ग्राउंड में और सब से प्लेन वहाँ से जा गए। जब वांग विंग हल चिढ़ाने के लिए जंचा से बोलता है, देखा जंचा, मैं तुम्हें कितने साल से सिखा रहा हूँ और तुम एक नए स्टूडेंट से ही हार गए। तुमसे 2 साल छोटा है लंजा, और देखो आज तुम्हें कैसे हरा रहा था। इस बात पे जंजा मुंह फुलाते हुए कहता है, इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि उसके टीचर फादर थे और मेरे टीचर आप हो, तो आपने मुझे सही से नहीं सिखाया ना, इसलिए मैं हार गया। इस बात पे गुस्से में उंगली करता हुआ जंजू को, तुम लिटिल ब्रैट, तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया, तुम ही हो जो अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, वरना मुझ जैसे अच्छे स्टूडेंट के तुमने बाकी सारे स्टूडेंट देखे कितना अच्छा से परफॉर्म करते हैं, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। जिस बात पे विंग खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने लगता है, जिस पे जंचा अपनी आंख घुमाते हुए बोलता है, बस हो गए शुरू, जब देखो खुद की तारीफ करते रहते हो, ये नहीं कि कुछ अच्छा सिखा दो। चलो लंजा, हम चल के लंच करते हैं और कुछ अच्छे से खाते हैं, चलो वांग जी। इस बात पे वांग जी एक जंचा के साथ स्माइल करता हुआ चला जाता है। जिस तरह से विंग और मतलब एक तरह से जंचा आपस में लड़ रहे हैं, ये देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके गगा और वो कभी ऐसे लड़ाई बाजी तो मतलब ऐसे भाई बहनों वाली लड़ाई तो नहीं करते थे, लेकिन उसके गगा भी उसको ऐसे ही प्यार से सिखाते थे। उसके गगा भी उसे ऐसे ही कभी कभी छेड़ा करते थे। उसे याद है अपने गगा को आज याद करता हुआ वांग जी शायद लंच भी सही से नहीं कर पाता। जो नोटिस सबने करा, कहीं ना कहीं कुछ बात वांग जी को हर्ट हुई है, ये चीज़ महसूस यानली को भी होती है। लेकिन आज यानली से पहले विंग वांग जी के पास चला जाता है, जब वो देखता है कि किस तरह से वांग जी लंच के के पीछे वाले पाउंड में, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोटस बीट के प्लांट भी लगे, उस पाउंड में पैर डाल के आराम से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। वांग जी को ऐसे शांति से यहाँ बैठा हुआ देख के विंग स्माइल करता हुआ दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बोलता है, लंजा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है श्रीजी ने आज बहुत टेस्टी स्वीट्स बनाए थे, जो खाने के बाद वो सबके लिए लाई थी, लेकिन तुम उससे पहले ही आ गए, इसलिए श्रीजी ने देखो मुझे भेज दिया। देखो ये तुम्हारे फेवरेट ही तो है, जो तुम्हें पसंद है। ये कह के विंग अपने हाथ में वो छोटी सी बॉल में जो लंजा के लिए स्वीट लाया था वो लंजा की तरफ आगे कर देता है, जिसे देख के वांग जी बस उसे देखता है और बोलता है, मैं खा लूँगा, आप रख दीजिए। क्या हुआ लंजा, तुम्हें तो स्वीट देखते उस पर अटैक करने की आदत थी, तुम तो मौका ही नहीं देते थे कि कोई और कुछ खा पाए, तो आज वो लंजा बिल्कुल मना कर रहा है, ऐसे कैसे? जिस बात पे वांग जी की विंग की तरफ घूर घूर के देखता है और बोलता है, मैं कभी इतना नहीं खाता था। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें बचपन की याद नहीं है? कितने गपलू से थे तुम, एकदम गोल गोल थे तुम्हारे गाल, कितने चबी थे तुम। सारे के सारे लैन क्लैन का खाना अकेले तुम ही खा जाते थे, ऐसा लगता था तुम्हें देखकर। विंग हंसते हुए वांग जी की टांग खींचने लगता है, जिसे वांग जी अब गुस्से में आके एकदम से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं कैसे पूरे क्लैन का खाना खा सकता था? आप भी शैन का कुछ भी बोलते हो।
अच्छा, इस बात पे अब वही वांग जी के और ज्यादा छेड़ने लगता है। वो तो छेड़ते छेड़ते अब वांग जी के फेस पे पानी भी फेंकने लगता है, जिसे वांग जी इरिटेट होके वापस विंग के ऊपर पानी फेंकने लगता है। अब विंग पानी के अंदर यानी पाउंड में कूद गया और वांग जी का हाथ खींच के उसे भी पानी में खींच लिया। अब ये दोनों पानी में पूरी तरह से भीग गए, एक दूसरे को पानी में भिगो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, जिससे वांग जी कब वो अपने गगा की सारी बातें भूल के इस हंसी मजाक में लग गया। वहीं याली जो पीछे से वांग जी से बात करने आई थी, वो भी खड़े होके इन दोनों की ऐसी मस्ती देख रही है। याली को लगा था कि वो जाएगी अपने स्टाइल में वांग जी से बात करेगी। उसे पता था कि शायद वांग जी को आज कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन शायद वो उससे बात करती तो और उस बारे में डिस्कशन होती और वांग जी को सैडनेस होती। उसकी जगह विंग ने ऐसे वांग जी की सैडनेस दूर करने की सोची। ये देख के याली को खुशी होती है। वहीं विंग और वांग जी घंटों तक पानी में खेलते हैं, जिसे वांग जी जोर जोर से छींकने लगा, जिससे विंग को अब टेंशन हो जाती है। वो उसे तुरंत रूम में लेके आता है, पहले उसके बाल सुखाता है, उसे अच्छे से ड्राई करता है, उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोल के तुरंत हीलर को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में हीलर भी आके वांग जी को चेक करते हैं और उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। उसे कोल्ड हो गया है बताने के लिए, जिससे वांग जी अब आराम से बेड पे लेटा हुआ है और घूर घूर के विंग को देख रहा है। अब विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? आपकी वजह से मैं बीमार पड़ गया। आपको पता है अब मैं कल ट्रेनिंग भी नहीं कर पाऊंगा। कितने अच्छे से मैं डेली अपनी ट्रेनिंग करता था, लेकिन आपने आते ही मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब कर दी। अच्छा, तो तुम इस चीज का गुस्सा मेरे ऊपर उतारोगे? तुम इतने वीक हो, ठीक से कुछ खाते पीते नहीं हो, अपने आप को इतना कमजोर कर रखा है, थोड़ा सा पानी में भीगते हो और बीमार पड़ जाते हो। ऐसे बनोगे कल्टीवेटर? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। वांग जी इस बात पे अब वांग जी गुस्से में मुंह फुला के उधर मुंह कर लेता है, जिससे विंग को एकदम से वांग जी की ये क्यूटनेस वाली हरकतें अच्छी लगती है। अब वो दोबारा से वांग जी मतलब विंग जहाँ वांग जी ने गुस्से में मुंह कराया उस तरफ आके बैठ जाता है और बोलता है, लंजा तुम बचपन से ऐसे नाजुक से थे ना, अब भी वैसे ही हो। मुझे लगा था अब तुम बड़े हो गए तो स्ट्रांग बन गए, लेकिन अभी भी तुम इतने नाजुक से हो, इतनी कल्टीवेशन कर रहे हो। अब अंकल तो बोल रहे थे कि तुमने आप अपनी गोल्डन कोर को भी बहुत स्ट्रांग कर दिया, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे बीमार पड़ गए? अब इस बात पे वांग जी थोड़ा सा गुस्सा करता है, बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्यों बीमार पड़ गया। बेचारा वांग जी एक छोटे बच्चों की तरह जैसे परेशान हो जाते हैं, ऐसे परेशान हो रहा है, जिसे देख के अब वांग भी सोचता है कि और टीज करेगा तो कहीं और ज़्यादा लंजाओ ना परेशान हो जाए। इसे थोड़ा सा अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, दवाई के असर होगा तब तुम ठीक हो जाओगे, फिर ट्रेनिंग कर लेना। अभी रेस्ट करके पहले अपनी बॉडी को स्ट्रांग तो करो। इस बात पे वांग जी कुछ बोलता नहीं है और आंख बंद कर देता है। वहीं भी वांग जी के पास बैठा रहता है। रात में 2-3 बार वांग जी का फीवर बहुत बड़ा, जिसके कारण विंग ने गीले पानी की पट्टी उसके माथे पे चेंज करता रहा। इन शॉर्ट वांग जी की पूरी रात विंग ने सेवा करी, वो पूरी रात सोया ही नहीं। वांग जी के फीवर के कारण वो पूरी रात बार बार वांग जी के माथे को टच करके उसका फीवर चेक करता था कि वो ठीक है या नहीं। वहीं वांग जी को भी नींद अच्छे से तो नहीं आई, क्योंकि बार बार उसकी आंखें खुल रही थी फीवर की वजह से, उसे शिवरिंग भी फील हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब वो देखता था कि पूरी रात कैसे उसके शानगा उसका ध्यान रख रहे हैं, तो उसे अपने शानगा पे और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। वो अच्छे से जानता है कि उसके शानगा बहुत अच्छे हैं, हमेशा से उसको ऐसे ही पैम्पर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन की बहुत सी यादें उसे याद है और अब भी उसे याद है जिस दिन से शैनगा आए हैं, वांग जी के आसपास ही रहते हैं, जिसके कारण वांग जी को अपने शैनगा बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ एक तरफ वांग जी पूरी तरह से वांग जी के आसपास रहता है, उसकी तबीयत का ध्यान रखता है, वो कैसा है ये चीज़ ध्यान रखता है। ये चीज़ वांग जी के साथ साथ मैडम यू भी नोटिस कर रही हैं। मैडम यू को इस तरीके से विंग का वांग जी की लाइफ में इन्वॉल्व होना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। और आज का पार्ट यही रुकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग और वांग जी की डेस्टिनी कैसे उन्हें नए मोड़ पे लेके जाती है। आई होप आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे। जैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।